चलिए दोस्तों, हमने आपको वादा किया था कि हम लोग 5 मिनट तक वेट करते हैं बाकी के दोस्तों का। 5:05 होने में है और हम लोग अभी स्टार्ट ही करेंगे। जैसे कि स्क्रीन शॉट आप लोगों में से वैष्णवी लेने वाली है। याद रखिएगा कि आपको डेली यह वर्कआउट करना होगा। डेली में ही आप लोग सभी लोगों को एक आप में से वैष्णवी ने ले लिया है उत्तरदायित्व। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज दोस्तों यह है कि आपको अटेंडेंस जैसे मस्ट है वैसे ही आपको अटेंडेंस फॉर्म भी भरना महत्वपूर्ण होगा। एक गूगल फॉर्म तुरंत हम भिजवाएंगे लेक्चर होने के बाद, वो डेली आपको फिल करना है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस लेक्चर में। 5:05 हमारे लैपटॉप में हो चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी को। दोस्तों शायद आपको पता होगा कि वाणिज्य का और हिंदी का अर्थात व्यवसाय का भी कोई ना कोई रिलेशन होता है। हमने आप जूम मीट डालने से पहले आपके मोबाइल पर इंट्रोडक्टरी सेशन ये डाला हुआ है, तो आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन होगा। इंट्रोडक्टरी सेशन से तात्पर्य आप लोगों का परिचय नहीं है, आपका परिचय, हमारा तो परिचय आपको हो ही गया है। आप लोगों का परिचय आपके अटेंडेंस के माध्यम से डेली जब आप लोगों का अटेंडेंस रहेगा उस हिसाब से हो जाएगा, उसमें कोई आशंका नहीं है हमें। इंट्रोडक्टरी सेशन से तात्पर्य हमारा यह है कि जब आप लोग आपके इस सिलेबस को देखना चाहते हैं तो सिलेबस को देखना है, आपको उसे पढ़ना है। यदि आपको किसी भी विषय की एग्जाम देनी होती है तो उस एग्जाम को देने से पहले, सुनिएगा ध्यान से, उस एग्जाम को देने से पहले उसका निश्चित तौर पर कोई ना कोई पाठ्यक्रम होता है। जी हाँ दोस्तों, और उसी पाठ्यक्रम की चर्चा आज हम लोग हमारे लेक्चर में करने वाले हैं। हमारी बात करने का तरीका या आपको समझाने का तरीका आपको यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग अपना बता दीजिएगा, यस या नो। या हम बहुत फास्टली बोल रहे हैं या थोड़ा धीमे बोलना है, क्या करना है, कैसे शुरू करने से पहले आप लोग हमें थोड़ा बताइएगा ताकि हम लोग आगे बढ़ने में आपकी सहायता कर सके। आपको क्लियर हो रहा है बेटा? यस मैम। गुड। दोस्तों हमारा विषय का नाम है संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी। गौर कीजिएगा उस बात पर, सुनिएगा बड़े ध्यान से। संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी। देखिए इस सिलेबस में, इस पाठ्यक्रम में 3 शब्द हमारे बीच में आ रहे हैं। पहला है संप्रेषण, ओके, दूसरा है व्यावसायिक माने व्यवसाय, और तीसरा है हिंदी। आप लोगों में से कोई एक हमें बताएगा कि संप्रेषण क्या है? कोई भी बताइएगा आप लोगों में से कि संप्रेषण का मतलब क्या होता है। कोई भी बताइएगा प्लीज, संप्रेषण का मतलब क्या होता है? हाँ जी वैष्णवी। संप्रेषण एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत विचारों, सूचनाओं, संदेशों या सुझाव का आदान प्रदान होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा। आपने बहुत सुंदर रीति से उसके डेफिनेशन के साथ आपने उसे डेफिनेट किया। आपको यह जो सिलेबस को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो संप्रेषण क्या है या ऑक्सफोर्ड ने उस पर संप्रेषण पर क्या क्या बातें कही हुई है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आज मूलतः संप्रेषण का मतलब हो जाता है कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सूचना देना, संदेश देना। जैसे संदेश पहुंचा दिया गया आप लोगों को कि आज आपका लेक्चर 4 बजे होगा, और कॉलेज में, महाविद्यालय में मीटिंग रखी गई तो 4 बजे का टाइमिंग हमने पोस्टपोन करवा दिया और 5 बजे रखा दिया। ये क्या हुआ? हमारा कम्युनिकेशन हुआ। उसे क्या कहेंगे हम? सूचना दी गई आपको, माने संप्रेषण हो गया। अब चलते हैं हम अपने व्यवसाय पर, है ना। दोस्तों हमें याद है कि प्राचीन काल की यदि अपन बात करते हैं तो वर्ण जो थे वह किस प्रकार से कार्य करते थे, मतलब कार्य के अनुरूप वर्णों को देखा जाता था। और वह जो वर्ण था, वह वर्ण जिस प्रकार का वह व्यक्ति कार्य कर रहा था उस कार्य के अनुरूप में उसका व्यवसाय क्या था,
उस व्यवसाय के अनुरूप उसे उस धर्म में उस जाति में बांट दिया गया था, वह हुआ व्यवसाय आपका। चाहे वो व्यवसाय किसी भी श्रेणी का हो, चाहे वो मार्केटिंग करने का व्यवसाय हो, या चाहे वो कोई छोटी मोटी चीजें बेचने वाली कोई औरत हो, या केला बेचने वाली हो, या आम बेचने वाला कोई व्यक्ति हो, लेट्स कॉल व्यवसाय। ओके। और हिंदी, हिंदी यह एक लैंग्वेज माने भाषा है ना। क्या है यह भाषा? क्या आप लोग भाषा जानते हो? भाषा किसे कहा जाता है? ये जो शब्द है जिसे हम लोग उच्चारित कर रहे हैं, इन सभी शब्दों को आपको इन पूरे सिलेबस में ओवरऑल देखना है। मीनिंग बाय लैंग्वेज किसे कहते हैं? लैंग्वेज किसे कहा जाएगा? किसे कहेंगे भाषा क्या है? जिसके द्वारा हम हमारे विचारों को मान सकते हैं। यस, बिल्कुल सही। जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, यदि हमें आज प्यास लगी है तो हम चुप्पी साध के ऐसे बैठे रहेंगे तो हमें कोई पानी देगा? हमें कोई खाना देगा? नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें प्रवृत्त करना पड़ेगा, बोलना होगा। जब हम भाष्य करेंगे तब सब लोग हमारी बातों को समझेंगे। देखिए, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, वो आपको क्लियर हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है ना हर्षिता? जी मैम। क्लियर हो रहा है बेटा आपको? जो बात हम जिस रख रहे हैं संप्रेषण के बारे में, व्यवसाय के बारे में, या हिंदी के बारे में, यह बात आपको क्लियर हो रही है? जी मैम। ओके। अब देखिएगा, माली की टिकरा में साग दरे है और तारपरी धरी है, परी महा आदमी नो है सारी बाजार सुनोए। अब बताए इसका अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? माली की, नहीं मैम, ये नहीं समझा। माली के टिकरा में साग धरे हैं और तारपरी धरी है, परी महा आदमी नो है और सारी बाजार सुने। ये बात आपको समझ में नहीं आई? क्यों नहीं समझ में आई? क्योंकि यह भाषा आपकी समझ से परे है ना। तो भाषा हमें श्रवण कौशल्य को, भाष्य कौशल्य को, वाचन कौशल्य को एवं लेखन कौशल्य को बताती है। अब जो हम वाक्य बताया आपको, ये ब्रज भाषा का था। उसे यदि हमने सरल रूप में कहा कि माली की टोकरी में सब्जी रखी थी और तराजू भी रखा था, वहां पर कोई भी आदमी नहीं था, सारी बाजार सुनी थी। अब यह वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन माली की टिकरा में साग धरे हैं और तारपरी धरी है, परी माँ आदमी नो है सारी बाजार सुने। यह बात आपको क्लियर नहीं हुई? किस कारण? क्योंकि ये हिंदी के कारण, ये भाषा के कारण। मूलतः यदि अपन देखें तो यह जो भाषा है यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान निभाती है। अब देखिए, सिलेबस पाठ्यक्रम जो है आपको उसे ध्यान से पढ़िएगा, उसका नामकरण है उसे भी ध्यान से पढ़िएगा। हमारे सिलेबस का, हमारे पाठ्यक्रम का एक अंग है उसका नामकरण। नामकरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है ना। जैसे आपके माता पिता ने आपका नाम रख दिया नेहा, हर्षिता, वैष्णवी, नीता, और हमारा नाम है डॉक्टर रूपाली चौधरी, है ना। मतलब अभी हम लोग क्या हो गए, हमारा इंट्रोडक्टरी जो सेशन है वो भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जैसे हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अब परिधि क्या होती देखिएगा कि आपके माता पिता ने आपका नामकरण करने से पूर्व बहुत बार सोचा होगा, समझा होगा, यूं ही नहीं नाम रख दिया आपका। और फिर जब नामकरण की महिमा आई तो कहीं ना कहीं आपको वो सभी चीजें समझना आरंभ हो गया। कैसे? कि नेहा का मतलब क्या होता है, वैष्णवी का मतलब क्या होता है, नीता का मतलब क्या होता है, अंजलि का मतलब क्या होता है, रूपाली का मतलब क्या होता है। ओके, ठीक वैसे ही आ जाइएगा, आपके नाम से इधर आ जाइएगा। यहाँ हम लोग देखते हैं संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी। यह यदि शब्द आपको समझ में आ गया हो, आपकी भी आज्ञा हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपकी आज्ञा है आगे बढ़े हम लोग? जी मैम। यस मैम। दोस्तों और एक बात, एक तरफा प्यार कभी सफल नहीं होता। होता है क्या? एक तरफा प्यार, नहीं मैम। एक तरफा प्यार कभी सफल होता है? प्यार किया है आपने?
देखिए, हमारे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। हमने पूछा कि एक तरफा प्यार कभी सफल होता है क्या? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं होता है मैडम। ठीक वैसे ही एक तरफा लेक्चर कभी भी सफल नहीं होगा। यदि हम ही केवल यहाँ पर आए और 45 मिनट हम वाणिज्य, व्यवसाय, संप्रेषण इसी की बात बताते चले जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए दो तरफा होना चाहिए, हम भी बात करें और हमारे साथ साथ आप भी बात करें। ठीक है, करोगे ऐसा? जी यस मैम। मैम। ओके, गुड। अब हम चलते हैं वाणिज्य, व्यवसाय और हिंदी इस अपने पॉइंट की और ये जो हमारा बिंदु है, ये संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी को कैसे उजागर करता है उसे देखिएगा। क्या होगा इस इकाई में, क्या होगा इस पार्ट में? तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि वाणिज्य और व्यापार इन दोनों से क्या तात्पर्य होता है। क्या वाणिज्य का और व्यापार का भी कोई संबंध होता है, और होता है तो कैसा संबंध होता है? उसी में दूसरा बिंदु जुड़ जाता है, व्यावसायिक व्यापार के साधन। क्या ऐसे भी कोई परिवहन के साधन होते हैं कि जैसे आज हम लोग परिवहन का मार्ग यदि चुनते हैं, व्यावसायिक व्यापार के साधनों को यदि हम लोग व्यावसायिक व्यापार के साधनों को यदि अपन लेते हैं तो किस प्रकार से? देखिएगा, आज हमारे पास बस है ना, आज हमारे पास हम बाय कार जा सकते हैं, हम एरोप्लेन से जा सकते हैं, लेकिन यदि हम पूर्व दृष्टि से देखें तो क्या हमारे पूर्वजों के पास ये सारे साधन अवेलेबल थे? नहीं। लेकिन उन लोगों ने किन किन साधनों का उपयोग किया और कैसे किया, उसे हम इस बिंदु के अंतर्गत देखेंगे। वाणिज्य और व्यापार इन दोनों के संबंध को हमें देखेंगे, साथ ही में व्यावसायिक व्यापार के जो साधन होते हैं उसे भी हमें देखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वाणिज्य, व्यापार और भाषिक प्रकार। वाणिज्य ठीक है कि वाणिज्य यानी जो लेन देन होता है उसे, और व्यापार माने यहाँ का वहां तक पहुंचा देना है ना। वाणिज्य है जो कि वह तकनीकी से, वाणिज्य जो है वह उन सभी प्रविधि से, गणिती से जुड़ा हुआ है, संगणक से जुड़ा हुआ है। व्यापार जो कि वह लेन देन के कार्य में लिया जाता है, और भाषिक प्रकार माने किसी भाषा से रिलेटेड है। तीनों भी एक दूसरे से संबंधित है। देखिएगा, तीनों का संबंध वैसा ही है जैसा शब्द का अर्थ के साथ होता है, जैसे चंद्र का चांदनी के साथ होता है, जैसे पुष्प का उसकी खुशबू के साथ होता है। क्योंकि यदि यदि भाषा न होती तो मनुष्य मेरा ये जो गणित है उसे समझ नहीं पाता। माने यदि हमने किसी चीज को लिया है, माने अपन यदि बाजार में चले गए, मार्केट में पहुंच गए, तो व्यापार जो है वो व्यापार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वाणिज्य नहीं होगा, और वाणिज्य नहीं होगा तो हम लेन देन के व्यापार में भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और यदि भाषा हमारी सुगठित नहीं होगी, जैसे अभी भी हमने आपको एक वाक्य के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, शब्द तो फेंक दिया आपके आगे, वाक्य भी फेंक दिया, लेकिन समझ में तो नहीं आया। अब जब तक हमारी भाषा अपन के माइंड में नहीं पहुंचती, हम उसे समझ नहीं पाते हैं, है ना, तो कैसे हम उस भाषा के साथ आत्मसात न करते तो व्यापार कैसे कर पाएंगे? व्यापार नहीं कर पाते तो वाणिज्य की बातों को कैसे समझ पाएंगे? तो इन सभी को हमें दूसरे पॉइंट में देखना है। तीसरा पॉइंट है वाणिज्य और व्यावसायिक संरचनात्मक विशेषताएं। अब देखिए, वाणिज्य और व्यावसायिक इसकी भी संरचना होती है। अब इसकी संरचना कैसी होगी? फिर इसकी संरचना होगी शब्द संपदा के आधार पर। फिर यह प्राचीन जो हमारे अर्थशास्त्र होता है उस अर्थशास्त्रीय परंपरा पर पूरी तरीके से आधारित होगी, या हमारी पारस्परिक या पारंपरिक हमारी जो व्यापारिक प्रणाली थी या व्यापारिक शब्दावली थी, जैसे पारंपरिक शब्दावली से हम कहेंगे कि खाता है, वही है, या देवाल है, लेवाल है, इस प्रकार की बातें। किसी ने कहा है कि हमारी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच रही है। क्या हमारी आवाज क्लियर आ रही है वैष्णवी आपको? नीता, हर्षिता? हाँ मैम, क्लियर है। हाँ, तो सागर जी आपका शायद नेटवर्क इश्यू होगा बेटा, इसलिए आपको आवाज हमारी क्लियर नहीं आ रही होगी।
हमारी ओर से नेटवर्क फुल है और फुल मोड में हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। प्राचीन अर्थशास्त्रीय परंपरा को देखा हमने वाणिज्य और व्यावसायिक संरचनात्मक विशेषताओं में कि यह उसकी शब्द संपदा होती है और शब्द संपदा किस पर आधारित होती है, तो प्राचीन अर्थशास्त्रीय परंपरा पर। पारंपरिक व्यावसायिक शब्दावली को लेते हैं तो जैसे हिंदी में मारवाड़ी समाज के ढेर सारे शब्द अपने पास आ जाते हैं, जैसे खाता है, वही है, जमा है, नावे है, देवाल है, लेवाल है, इस प्रकार से। अरबी और फारसी के भी कई शब्द हैं, क्योंकि आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि हमारे भारत देश पर कई लोगों ने आक्रमण किया है ना। खास तौर पर मुगल शासन हमारे देश पर बहुत देर तक रहा, उन्होंने बहुत देर तक राजकाज की व्यवस्था को स्वीकार किया। और जब हम भारत के राजकाज की बात करते हैं तो निश्चित ही उन सभी का कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे देश पर, हमारे भाषा पर आ ही जाता है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं महसूल है, अबकारी है, रुक्का है, मियाद है, रहन है, गिरवी है, माल है, आमदनी है, लेन देन है, इस प्रकार के तमाम ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो कि वह अरबी और फारसी से लिए जाते हैं। या अंग्रेजी की शब्दावली भी होती है आज भी, जिसे हम लोग आत्मसात करते, समझ में नहीं आता कि हम उसे किस शब्द के माध्यम से कहें, लेकिन आज भी हम उसे कहते हैं माउस, है ना। माउस ये जो शब्द है आज भी हम अपने कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर है, संगणक है, उसे हम संगणक नहीं कहते, कंप्यूटर कहते हैं, लैपटॉप कहते हैं। यदि अपन अंग्रेजी शब्दावली अपने बैंकिंग के साथ जोड़े तो बैंक लाइसेंस है, परमिट है, कोटा है, वाउचर है, नोट है, या आपका बिल स्टॉक है, या ऑर्डर है, मॉडल है, और आपका शेयर है, इस प्रकार के तमाम ऐसे शब्द चूंकि वह अंग्रेजी शब्दावली के माध्यम से माने जाते हैं। अन्य भी प्रयुक्त शब्दावली है या नवनिर्मित शब्दावली है, विशेष शब्दावली के माध्यम से है, समांतर शब्दावली के माध्यम से है। मतलब ये जो वाक्य विन्यास है यह अत्यंत वाणिज्य व्यावसायिक संरचनात्मक विशेषताओं का बहुत उच्चतम स्थान पर देने के लिए वह प्रयास करता है। अब अंतिम मोड़ पर आते हैं इस इकाई के, भाषा और कौशल। 4 चीजें यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, श्रवण है, भाषण है, वाचन और लेखन। देखिए श्रवण और वाचन को यदि अपन एक कोटि में लेते हैं, श्रवण और वाचन, तो क्या होगा, यह बुद्धि का, तो लेते हैं या छोड़ते हैं श्रवण और वाचन। जब हम श्रवण करते हैं और वाचन करते हैं तो क्या होता है, ज्ञान अभी अभी हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो आपके माइंड में जा रहा है या आपके बाहर निकल रहा है, ये इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट है मैम। यस इनपुट है बेटा, वेरी गुड गुड गुड। माने श्रवण और वाचन यह क्या है, तो यह हमारी बुद्धि का इनपुट है, और भाषण और लेखन यह क्या है, आउटपुट। यस यह बुद्धि का आउटपुट है। यदि अपन श्रवण की बात करते हैं तो श्रवण के भी कुछ तत्व होते हैं। श्रवण यानी क्या, श्रवण यानी वो श्रावण क्या कि जिसने अपने माता सुनना। यस श्रवण का मतलब होता है सुनना, है ना। तो सुनना किन लोगों के लिए होता है ना, माने भाषा को ग्रहण करना, तो वक्ता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। श्रवण से तात्पर्य क्या होगा, क्या उसके भी कोई नियम बनाए हैं? जी हाँ, उसके भी नियम है। फिर उसके नियम क्या क्या है, तो पहला तो उसका नियम होता है कि उसे वक्ता के प्रति पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए, और विषय भी रुचिकर होना चाहिए, वक्ता की संप्रेषण शैली भी वैसे होनी चाहिए, या आकाशवाणी, दूरदर्शन, नाटक या चलचित्र, इनसे संदर्भित भी कोई संप्रेषण हो सकता है। देखिए पहली महत्वपूर्ण चीज हमने क्या बताई कि वक्ता के प्रति श्रद्धा, माने हम यदि आपसे बात कर रहे हैं तो आपको पूरी तरीके से हमारे प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए कि नहीं हमें कोई नॉलेज मिल रहा है, हमें कुछ बातों को श्रवण करना है, एक्सेप्ट करना है। और दूसरा पॉइंट, विषय भी रुचिकर होना चाहिए। हम बोलते चले जा रहे हैं और हम लोग हैं कि हम जमाइया पर जमाइया ले रहे हैं, या ऐसा भी तो हो सकता है कि घर में गर्मा गर्म पकौड़ियां तली जा रही है और यहाँ पर हमें तला जा रहा है ना। मतलब 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो आपको विषय अच्छा नहीं लगता है, दूसरा वक्ता के प्रति आपकी श्रद्धा भी नहीं है,
तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम जो जिस स्टाइल से पढ़ा रहे हैं वो स्टाइल भी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है, उनकी संप्रेषण की जो शैली है, माने उनकी जो स्टाइल है वो भी आपको अच्छी नहीं लग रही है। तो इससे क्या होगा, इससे आपके श्रवण में बाधा आएगी, माने आप उसे सुन नहीं पाओगे। जैसे अभी अभी सागर जी ने बताया कि मैडम आपकी आवाज बहुत लो हो रही है ना। इसका तात्पर्य क्या है, अरे भाई ये तो तकनीकी प्रॉब्लम है ना। लेकिन मूलतः जब हम सब दोनों आमने सामने रहेंगे, माने वक्ता, बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता जब एक साथ रहेंगे, तब यह फेस हम लोगों को करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन फिर भी श्रवण में कई प्रकार की बाधाएं भी होती है। तो कौन कौन सी बाधाएं होती है उससे भी हमें समझना है। जैसे वक्ता के द्वारा तीव्रता से शब्दों का उच्चारण, है ना, माने बहुत तीव्रता से बोलना है, बहुत जोर से बात करना है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि वक्ता द्वारा अस्पष्ट बोला जाना, माने जिससे उसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्लीन, नीट एंड क्लियर होना चाहिए। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत तेज और, तीसरा पॉइंट है बहुत तेज या बहुत धीरे बोलना, माने बहुत ही लोग ऐसे होते हैं, मेरा सुना मैंने सुना तो क्या खाक सुना, माने अपने ही मुंह में बात करते हैं, किसी और को समझ में आए या न आए। इस प्रकार का भी कई लोग भाषण देते हैं, माने श्रवण करने की जो हमारी शैली है उसमें बाधाएं डालते हैं। और भाषा को तुतलाना, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो कैसे कहता है कि मानते चलिए, कल्पना कीजिएगा एक छोटा सा बच्चा, उसके पापा बाहर चारपाई बुन रहे हैं और वो चारपाई बुनने वाला जो इंसान है वह छोटे बच्चों को कहता है कि जा बेटा अपने घर से अंदर से रस्सी लेके आ। क्या कहता है, रस्सी लेके आ। और ये जो विद्वान है हमारा छोटा बच्चा, वो अंदर जाता है, मम्मी मम्मी पापा ने ना लस्सी मांगी। अब लस्सी का मतलब क्या है, क्या उनकी मामा सही में एक ग्लास भर की लस्सी उनको दे देगी, प्रदान कर देगी? क्या लगता है आपको, क्या? नहीं। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि उस बालक की माता को पता है, उस बालक की माता को पता है कि उस बच्चे की जो श्रवण प्रक्रिया है या उसकी जो भाषण प्रक्रिया है या उसकी जो जीवा है, तो उसके जीवा की अपरिपक्वता के कारण वह जो बच्चा है वो तुतला रहा है ना। जो जैसे हम अभी आपसे बात की, तुतला रहा है, मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारी जो जीवा है तुतला रहा है। क्लियर हो रहा है आपको कि ऐसा भी कई बार होता है, जीवा की नुकीलीपन कम होने के कारण भी जब कोई वक्ता बोलता है तब भाषा का तुतलाना, भाषा का स्खलित हो जाना, या ऐसा भी होता है कि श्रोता उनकी कही हुई बातों को ध्यान से नहीं सुनता है और दूसरी किसी और चला जाता है। तो यह भी होता है कि आपको श्रवण क्या करना चाहिए, भाषण कैसे होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, उसका स्वर का आघात कैसे होना चाहिए, आवाज कैसी होनी चाहिए, आपका उच्चारण कैसे होना चाहिए, कहाँ पर विराम होना चाहिए, भाषण का उद्देश्य क्या होता है, वाचन कैसे किया जाता है, पठन कैसे किया जाता है, और पठन कौशल्य के भी क्या कोई आदर्श होते हैं, अनुकरण होता है उसका। अंतिम पॉइंट लेखन, तो लेखन की भी क्या कोई विधि होती है, दृष्ट लेखन हो, स्पष्ट लेखन हो या किसी और प्रकार का लेखन हो। तो श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन, इस प्रकार का जो भाषा कौशल्य हमारे बीच में होता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब पहली इकाई हमारी यहाँ पर समाप्त हो गई। डू यू अंडरस्टैंड दोस्तों? क्या आप लोग इन इकाई के बिंदुओं को समझ गए हो? जी मैम। आपकी आज्ञा है, हम लोग आगे बढ़े बेटा? जी मैम। गुड गुड। अब देखिए, यह जो हमारा व्यावसायिक संप्रेषण है, इसे यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ हमें क्लियर होगा कि इस संप्रेषण के आधार पर संप्रेषण से तात्पर्य क्या है, संप्रेषण किसे कहा जाता है, संप्रेषण की परिभाषा क्या है, संप्रेषण का स्वरूप क्या है, संप्रेषण के मूल प्रकार क्या होते हैं, और संप्रेषण के प्रकार भाषिक कैसे होते हैं और भाषांतर कैसे हो जाते हैं। भाषिक से तात्पर्य जो जिस भाषा से रिलेटेड होता है उस भाषा से। भाषांतर यानी
जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं पर फिर भी हम हिंदी को जानते हैं, मूलतः तो हिंदी हमारे प्रदेश की, हमारे महाराष्ट्र की भाषा है, लेकिन हम लोग जानते, माने ये तो भाषांतर हो गया। व्यावसायिक पत्राचार। अब देखिए दोस्तों, इसी इकाई में आपको संप्रेषण के साथ साथ पत्राचार भी करना होता है। पत्राचार से तात्पर्य वो विधि है कि आपको यदि किसी महाविद्यालय में, किसी बैंक में, यदि किसी भी जगह पर आपको यदि आवेदन करना है, तो आवेदन करते समय आपको इस प्रकार के पत्र लिखने पड़ते हैं। तो किस प्रकार का आवेदन होगा, या तो छुट्टी के संदर्भ में होगा, या आपको कोई चीज मंगवानी होगी उसके संदर्भ में होगा। तो इस प्रकार से आपको व्यावसायिक दृष्टि से ही क्यों न हो, आपको व्यावसायिक दृष्टि से कई पत्राचार करने पड़ते हैं। फिर वो जो पत्र लिखने की जो स्टाइल होती है या पत्र लेखन की जो तिथि होती है, उसे भी आप लोगों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। माने उस जगह पर हस्ताक्षर कहाँ पर होना चाहिए, और यदि आपका हस्ताक्षर नहीं होता है तो क्या वो वैलिड माना जाएगा, और यदि आपने हस्ताक्षर किए हुए हैं, आपने साइन बाकायदा उस लेटर पर की हुई है, लेकिन हो सकता है कि कोई आपके पीछे बहुत बड़ा राजकारण करता हो, पॉलिटिकल हो, और वह आपने जहां पर साइन किए वो साइन का पर्चा ही गायब कर दे, हो सकता है ऐसा भी, तो साइन का पर्चा ही गायब हो जाए। तो आपके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि ये जो व्यावसायिक पत्राचार होता है उसमें अभिवादन आपको कैसे करनी है, उसका विषय का संकेत क्या है, अभिवादन युक्त संबोधन आपको कैसे करना है। माने यदि अभिवादन युक्त कैसे, कि यदि आपको किसी आत्मजन के लिए करना है ना, मतलब आपके प्रिय व्यक्ति के लिए करना है, तो आप वहां पर मेरे प्रिय कह सकते हो, श्री कह सकते हो, या आपके बड़े लोगों के लिए करना है तो वहां पर आप महोदय कर सकते हो, महाशय लिख सकते हो, है ना। मतलब वहां पर तो यह सारी जो है वो अभिवादन युक्त, माने आपको अभिवादन करना है। और विषय संकेत माने आपको अपने अभिवादन के पश्चात विषय की संकेत भी करना है, माने उसका शीर्षक देना है कि आपको किस रूप में उसे लिखना है। सामग्री, विषय की सामग्री भी सरल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और मौलिक होनी चाहिए। अभिवादनात्मक समाप्ति होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने लेटर लिख दिया और नीचे आपने आपका नाम ही नहीं डाला, या आपने कुछ उनका स्वागत ही नहीं किया, या शुभ चिंतक ही नहीं कहा, या कृपाकांक्षी ही नहीं कहा, विश्वस्त भी नहीं कहा। तो कम से कम इतनी बात बनती है कि जब आप कोई पत्र लिखते हो तो पत्र में कैसे लिखा जाना चाहिए, वहां पर विषय कहाँ पर होना चाहिए, अभिवादनात्मक शब्द वहां के कौन से होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पर बताएंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं व्यावसायिक पत्राचार के संदर्भ में। यहाँ तक आपको समझ में आया बेटा? आगे बढ़े हम लोग। यस मैम। जी मैम। हाँ, अब देखते हैं व्यापारिक। अब व्यापारिक सामान्य पत्र, माने कई बार ऐसा होता है कि ये जो व्यावहारिक होता है उस व्यावहारिक में प्रतिष्ठान का नाम लिखा जाता है, उसमें तार भी जाती है, प्राप्तक का नाम लिखा जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों को हम यहाँ पर अवेलेबल करवा देंगे। आवेदन पत्र भी होता है। देखिए, व्यावसायिक सामान्य पत्र भी क्या है, लिपिक क्या होता है, या आवेदन पत्र लिखते समय हमें बाईं ओर से शुरुआत करनी है या दाईं ओर से लिखना है। आदर सूचक जो संबोधन है वह आत्मीय न होने के कारण, वो अपने आत्मीय थोड़ी एक चीज अपन प्रिय डाल दें, है ना। यदि हम ऑफिस में किसी को लेटर दे रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, तो वहां पर प्रिय नहीं डाल पाएंगे। तो उस जगह पर आपको क्या डालना होगा, नौकरी को यदि आपको प्राप्त करना है तो महोदय डालोगे, या माननीय डालोगे, सम्माननीय डालोगे, इस प्रकार से, है ना। सेवा में डालोगे, फिर ये सेवा में बाईं ओर रहेगा, ऊपरी ओर रहेगा या नीचे रहेगा, ये सारी चीजें हम आपको समझाएंगे। पत्र की समाप्ति जब होगी तो पत्र की समाप्ति के साथ आपको धन्यवाद तो जरूर ज्ञापित करना है, लेकिन धन्यवाद को ज्ञापित करते समय आपको वहां पर लिखना है भवदीय, विनीत या प्रार्थित, इस प्रकार से भी आपको लिखना है। देखिए, किस रूप में आपको आवेदन पत्र लिखने हैं। फिर इस आवेदन पत्र में आपको किसी की अनुशंसा भी करनी पड़ती है, नियुक्ति का पत्र भी देना पड़ता है, या हम कहें आपको कि संदर्भ और मांग भी आप लोगों को देनी पड़ती है। अब कैसा होगा ये संदर्भ और ज्ञान पत्र, ये भी आपको दिखाएंगे। शिकायत पत्र भी होता है, माने किसी की गलती हो जाती है तो कोई हड़बड़ी मचा देता है, कोई गड़बड़ी मचा देता है, तो शिकायत पत्र कैसे होता है। वसूली पत्र भी आप लोगों को देना पड़ता है, तगादा वसूली पत्र भी है यहाँ पर,
माने उस वसूली में जो व्यापारी होता है, कितने देर तक उधार रखोगे, कितनी देर तक हम उसका भुगतान करेंगे। तो भुगतान जब हम लोग नहीं कर पाते हैं तो यहाँ उस जगह पर हमें कहीं ना कहीं शिकायत पत्र देना पड़ता है, फिर वसूली को पत्र देना पड़ता है, फिर एजेंसी को भी, माने जो विक्रय का प्रतिनिधित्व करता है ना, विक्रय प्रतिनिधित्व संबंधित तत्व, माने जो एजेंसी होती है, तो उस एजेंसी को पाने के लिए भी कोई इच्छुक व्यक्ति होता है, तो उसके लिए भी हमें प्रेषित या प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। तो ये जो प्रार्थना पत्र है, आप डरिए मत दोस्तों, ये सारी प्रविधि आपको हम जैसे जैसे आप लोगों के लेक्चर्स होंगे उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। और एक चीज आपको बतानी थी कि आप लोगों में से कोई यदि गूगल क्लासरूम को जुड़ा हुआ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि 9 या 10 ही बच्चे जुड़े हैं और आज लेक्चर के लिए शायद 20 लोग हैं, है ना। तो 20 के 20 आप लोग सभी से विनम्र गुजारिश होगी कि आपको वहीं पर, माने यूट्यूब पर नहीं बल्कि आपके गूगल क्लासरूम पर ही आपको आपके रिकॉर्डेड लेक्चर, चूंकि वो यूट्यूब पर रहते, वो उसके साथ साथ आपको इस टॉपिक का जो राइटिप होगा या आपकी जो नोट्स अभी भी किसी ने डिस्कस किया, वो सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन उसके लिए आपको हमारा होना पड़ेगा। हमारा होना पड़ेगा मतलब क्या है कि आपको सब घर बार छोड़कर हमारे पास आना है, बिल्कुल नहीं। कम से कम लेक्चर्स के लिए आप सभी लोगों का ज्वाइनिंग होना अत्यंत आवश्यक नहीं होगा, बल्कि अनिवार्य होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यह जो विशेष व्यावहारिक पत्र है, फिर वो बीमा पत्र क्या होते हैं, कैसे वो बीमा एजेंसियों को अपन बीमा पत्र पहुंचा दें, किस प्रकार से हम रेल तथा जहाजों के माध्यम से माल परिवहन का कार्य करें, किस प्रकार से हम शिकायत पत्र भी कर सकते हैं, किस प्रकार से हम समायोजन पत्र कर सकते हैं, या वसूली पत्र हम लोग कैसे कर सकते हैं, तकाजा कैसे होगा उन सभी का। तो बीमा और बीमा पत्र कैसे होता है, क्या बीमा के भी कोई प्रकार होते हैं, जैसे जीवन बीमा हुआ, अग्नि बीमा हुआ, सामुद्री बीमा हुआ, या दुर्घटना बीमा हुआ। ये सभी चारों पांचों बीमाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और बीमा संबंधी पत्रों को भी हम लोग देखेंगे कि कैसे बीमा के संदर्भ में पत्र लिखा जाता है। रेल तथा जहाज द्वारा माल परिवहन से संबंधित पत्र, माने रेल के माध्यम से भी माल परिवहन होता है। अब जब अपन यहाँ पर देख चुके हैं व्यावसायिक व्यापार के साधन, है ना, मतलब हमारी पहली इकाई है और पहली इकाई में से हमारा पहला बिंदु व्यावसायिक व्यापार के साधन, इसे यदि अपन देखते हैं तो बिल्कुल सही मायने में यहाँ पर आ जाता है रेल तथा जहाज के द्वारा माल परिवहन से संबंधित पत्र। माने यदि सागर को कुछ सामान भिजवाना है अपनी बहन के घर, तो सागर को क्या करना पड़ेगा,